Assalamu alaikum class. How are you all? Here is Arshad Javed. And class today we are going to discuss the research process. Our topic of discussion is research process. So students, research process क्या है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं वो किसी भी टाइम पे की जा रही हो, किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग में की जा रही हो, किसी भी पर्पस के लिए की जा रही हो, तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन स्टेजेस को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, हमने वो सारे स्टेप्स, वो सारी स्टेजेस जो है वन बाय वन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो without wasting of our time, we are going to start our today's topic, and that is research process. Students, इससे पहले जो है वो हम लोगों ने रिसर्च का डिस्कस किया कि रिसर्च क्या है. देन हमने उसकी फीचर्स को डिस्कस किया, हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया, हमने रिसर्च जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस किया. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हम जो है इसके प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि जब हमने रिसर्च करनी है, हमने कोई प्रपोजल लिखना है, हमने कोई जो है थीसिस लिखना है, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स और ऑल दीज स्टेजेस वन बाय वन इन डिटेल. So students, first of all, here is an introduction, a brief introduction of research process. There are a variety of approaches to research in any field of investigation, irrespective of whether it is applied research or basic research. Each particular research study will be unique in some ways because of the particular time, setting, environment, and place in which it is being undertaken. क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अप्रोचेज हैं किसी भी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में. तो किसी भी रिसर्च जो है वो टाइम पे, किसी भी टाइम में की जा रही हो, किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग में की जा रही हो, एनवायरनमेंट में की जा रही हो, तो उसके लिए जो है ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, इस इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डू आवर रिसर्च इन अ मोर मोर इफेक्टिव वे. ठीक है जी. All research endeavors share a common goal of furthering our understanding of the problem. कि कोई भी रिसर्च हो जो हम कर रहे हो, तो उसका जो पर्पस होता है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होता है, उस इशू की अंडरस्टैंडिंग होता है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं. जो हमारा टॉपिक ऑफ रिसर्च है, जो हमारा टॉपिक ऑफ थीसिस है, जो हमारा टॉपिक ऑफ प्रपोजल है, तो उस टॉपिक के मुतल्लिक जो है रिसर्च किसी भी टाइप की जा रही हो, लेकिन जो पर्पस होता है उसके पीछे वो उस पर्टिकुलर जो इशू होता है, उस पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, तो वो कहता है कि इसके लिए, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, उस रिसर्च को करने के लिए वी हैव टू फॉलो द बेसिक स्टेजेस. ठीक है जी. दोज स्टेजेस आर कॉल्ड द रिसर्च प्रोसेस. So these are almost 8 stages in the research process. Number one, student, the first stage is identifying the problem. ठीक है. कि उसमें पहली स्टेज जो होती है उसमें सबसे पहले तो रिसर्च करने से पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस पे आपका बाद में सारे का सारा जो स्टेजेस है, जो सारे का सारा प्रोसेस है, उस पे बेस करेगा. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम. एंड द सेकंड नंबर इज, द सेकंड स्टेज और सेकंड स्टेप इज रिव्यूइंग लिटरेचर. ठीक है जी. जिसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो उस पर्टिकुलर और उस स्पेसिफिक फील्ड में ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनका रिव्यू करना कि किस किस ने कितना कितना जो है वो कैसे कैसे पहले इसी फील्ड में या इसी टॉपिक के रेलेवेंट जो है वो पहले से रिसर्च की हुई है. तो उस सारी रिसर्च को, सारी लिटरेचर को रिव्यू करना जो है, ये उसमें सेकंड स्टेज होती है आपके रिसर्च प्रोसेस में. एंड द थर्ड वन इज setting research questions, objectives, and hypotheses.
तीसरे नंबर पे जब आपने लिटरेचर का रिव्यू कर लिया, तो थर्ड पे आप क्या करते हैं जी, अपने रिसर्च क्वेश्चन सेट करते हैं कि आप पूछने क्या जा रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिसर्च करने के, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यू वांट टू अचीव आफ्टर डूइंग दिस रिसर्च, और आपके हाइपोथेसिस क्या हैं। तो आपने क्वेश्चन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस जो अपने हैं वो थर्ड स्टेज पे आपने सेट करने होते हैं। एंड नंबर फोर इज चूजिंग द स्टडी डिजाइन, कि आपने एक स्टडी डिजाइन चूज करना है कि आप किस डिजाइन में या कौन सी आप जो है वो रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है जी। नंबर फाइव पे आपने सैंपल चूज करना होता है, सैंपल के बारे में डिसाइड करना होता है कि कौन सा आप सैंपल लेंगे। एंड नंबर सिक्स पे जो है वो डाटे की कलेक्शन है कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे। एंड नंबर सेवन पे जो है स्टूडेंट्स, वो है उस डाटे को प्रोसेस करना जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, और उसको एनालाइज करना, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग, डाटे को प्रोसेस करना और एनालिसिस करना डाटा का, कलेक्टेड डाटा जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको प्रोसेस करना और उसका एनालिसिस करना। दिस इज द सेवंथ स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस। एंड द एट्थ एंड लास्ट वन इज राइटिंग द रिपोर्ट। तो फिर आपने एक सारा आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट जो स्टेज उस प्रोसेस की है वो आपने उस रिपोर्ट को कंपोज करना है और उसको राइट करना है। तो these are also the research process, the stages of research process one by one. Number one, identifying the problem, then reviewing the literature, setting research questions, all these things which we discussed earlier. ठीक है जी। Students, now we are going to discuss all these stages or eight stages of research process one by one. ये उनकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, पहले इसको देख लेते हैं, देन फिर हम वन बाय वन उन चीज़ों को देखते हैं। A close examination of the above stages reveals that each of these stages by and large is dependent upon the others. क्या मतलब है? वो कहता है कि जो हमने ऊपर अभी 8 स्टेजेस डिस्कस किए हैं, उनसे ये पता चलता है कि सारी की सारी स्टेजेस जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है जी। सारी की सारी जो स्टेजेस हैं उन वो आपस में लिंक्ड हैं, किसी ना किसी तरह से हर स्टेज का दूसरी स्टेज के साथ एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है। ठीक है जी। वी कैन नॉट एनालाइज डाटा अनलेस ही हैज कलेक्टेड डाटा। अब वो साथ आपको बता रहा है कि डाटे का एनालिसिस जो है वो स्टेप 7 है, और डाटे की कलेक्शन जो है वो स्टेप 6 है। वो कहता है कि हम स्टेप 6 को छोड़ के स्टेप 7 जो है वो नहीं कर सकते। मतलब पहले हम कहें कि जी हम डाटा का एनालिसिस कर लें और उसके बाद डाटा कलेक्ट कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। We have to collect data first, then we will be able to process and analyze our data at the next stage. ठीक है। It is also true that one cannot write a report unless he has collected and analyzed data. ठीक है जी। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर और स्टेप नंबर 8, राइटिंग द रिपोर्ट। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम पहले रिपोर्ट राइट कर लें और रिपोर्ट राइट करने के बाद हम डाटा जो है उसका कलेक्शन डाटा की करें और उसका एनालिसिस करें। तो इस तरह भी पॉसिबल नहीं। तो वी हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेजेस इन अ सीक्वेंस। ठीक है जी। इट्स नेसेसरी टू फॉलो ऑल दीज स्टेजेस इन अ सीक्वेंस। हम ये नहीं कर सकते कि किसी एक स्टेज को दूसरी और दूसरी को तीसरी की जगह पे रिप्लेस कर दें, और पहले हम जो है वो स्टेप 7 को परफॉर्म कर लें, फिर स्टेप 6 को कर लें, या पहले 8 को कर लें और बाद में 5 और 4 को कर लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिसर्च इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड स्टेजेस। वही बात उसने कर दी। दी ऑल दीज स्टेजेस आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे सारी डिपेंडेंट है। वायलेशन ऑफ दिस सीक्वेंस कैन कॉज इररिपेरेबल हार्म टू द स्टडी। अगर हम इन स्टेजेस को एक सीक्वेंस के मतलब अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो करेंगे, तो देन इट विल बी
वेरी इजी और फिजिबल फॉर अस टू डू अवर रिसर्च, और अगर हम इनको जो है वो इनकी स्टेजेस को चेंज कर देंगे तो दैट विल बी, इन दैट केस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू आवर रिसर्च प्रॉपरली। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन जो इसके स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी। A well-defined problem will lead the researcher to accomplish all important phases of the research process, starting from setting objectives to selection of the research methodology. कहता है कि अगर आपका प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगा, ठीक है जी, तो फिर बाकी जितनी स्टेजेस हैं, बाकी जितने भी फेजेस हैं आपके रिसर्च प्रोसेस के, वो ऑब्जेक्टिव सेट करना हो, वो रिसर्च मेथडोलॉजी की सिलेक्शन हो, तो वो सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे, आप उनको आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन आगे वो कह रहा है, बट द कोर क्वेश्चन इज वेदर आर प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड रिसर्च। कहता है एक ये सवाल है कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब के लिए रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। नीचे उसने उसकी वजाहत भी की है, रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स आर दोज हु हैव अ पॉसिबिलिटी of through verification investigation which can be effected through the analysis and collection of data, while the non-researchable problem do not go to go through these process. अब वो बता रहा है कि रिसर्चेबल जो प्रॉब्लम होते हैं जिन पे हमें रिसर्च करने की जरूरत होती है, ठीक है जी, वो ऐसे होते हैं जिनको जिन प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी हो, जिनकी वेरिफिकेशन करना जरूरी हो। अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड ना हो, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड ना हो, उन पे रिसर्च, वो रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स नहीं होते और उन पे रिसर्च नहीं की जाती। तो ये तो था जी आइडेंटिफाइंग आवर प्रॉब्लम, कि हम पहले अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अच्छे से फाइंड आउट करेंगे, उसको अच्छे से जो है वो देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। ठीक है जी। देन वी विल बी एबल टू do a particular research on that particular topic. So students, next step is reviewing of literature or literature review. A review of relevant literature is an integral part of the research process. It enables the researcher to formulate his problem in terms of the specific aspects of the general area of his interest that has not been so far researched. Okay, कहता है कि लिटरेचर का रिव्यू जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है रिसर्च का। ठीक है जी। कि हम जो उस फील्ड में पहले से जो है वो रिसर्च की हुई है, उसका रिव्यू करने के बगैर और उसको थारोली स्टडी करने के बगैर हम जो है वो रिसर्च करने के काबिल नहीं होते। दो a proper review of literature, the researcher may develop the coherence between the results of his study and of the others. कि अगर आपने उसका प्रॉपर रिव्यू किया हुआ है, जो पहले से मतलब रिसर्चेज उस फील्ड में हो चुकी हैं, तो देन आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी स्टडी के रिजल्ट्स और जो पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं उस फील्ड में, उस एरिया में, उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें और उनमें कोहेरेंस जो है वो आप डेवलप कर सकें। इफ द रिसर्चर इज अवेयर ऑफ अर्लियर स्टडीज, he will be in a much better position to assess the significance of his work and convince others that it is important. ठीक है ना जी। वो कह रहा है कि अगर रिसर्चर्स जो है वो इस चीज से अवेयर है कि पहले कौन कौन सी उस फील्ड में स्टडीज हो चुकी हैं, तो देन जो है वो इस पोजीशन में होगा कि वो अपने काम की सिग्निफिकेंस को देखते हुए या अपने काम की सिग्निफिकेंस को जान सके और ये देख सके कि
उसने कैसा काम किया है। देखें, जब तक आप किसी दूसरे के काम के साथ अपने काम का कंपैरिजन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इस काबिल तो नहीं हो सकते कि आप देख सके कि आपका काम किस हद तक ठीक है, या आपने कितना परफेक्टली जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म किया है। ठीक है जी। और अगर उसने दूसरों के वर्क को प्रॉपरली स्टडी किया होगा, उसको रिव्यू किया होगा, देन ही और शी विल बी एबल टू convince the other people about his research work, or then he or she will be able uh, to give the importance of his work to other people। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे वो बताता है कि लिटरेचर जो रिव्यू है उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क दैट हैज बीन डन इन द रीसेंट पास्ट। ठीक है। अगर तो आपने रिव्यू किया हुआ है तो आप देखेंगे कि रिसर्च गैप्स को देखेंगे कि इस एरिया में पहले कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हुई हैं और रिसर्च गैप्स क्या हैं। जो रिसर्च गैप आपको नजर आएंगे, आप उनको फिर टारगेट करेंगे, आप उन पे काम करेंगे। तो जब आप उन पे काम करेंगे तो फिर आपका डुप्लीकेट जो है वर्क वो नहीं होगा, आपका जो वर्क होगा वो ओरिजिनल होगा। It helps the researcher to become familiar with the types of methodology followed by others। अच्छा, एक तो जब आप दूसरों के वर्क को देखते हैं तो अब आपको मेथडोलॉजी का पता चलता है कि उन्होंने कौन से मेथड्स यूज किए अपनी रिसर्च के अंदर। इट हेल्प्स द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आर रेलेवेंट टू हिज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, अगर आपने दूसरों की रिसर्च को देखा है, तो आप इस काबिल होंगे कि आप जो है वो दूसरों को का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक, कौन सी थ्योरीज जो है, कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके जो आपका एरिया है उसके लिए सूटेबल हो सकते हैं। इट अलाउज द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड इफ देयर आर एनी अनआंसर्ड रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब अगर आपने बाकी रिसर्चेस को देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस है जो जिनका पहले आंसर नहीं दिया गया। तो यू विल ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ those questions which are still unanswerable regarding your area of research। ठीक है जी। it might help the researcher to develop an analytical framework। ठीक है जी। आप एक अपना प्रॉपर एक जो है वो फ्रेमवर्क जो है उसको बनाने में आपकी जो हेल्प कर सकता है लिटरेचर रिव्यू। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी फील्ड में किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत हेल्पफुल होता है रिसर्चर के लिए। सो द स्टूडेंट्स, द स्टेप 3 इज सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। आफ्टर डिस्कवरिंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, तो अब हमने क्या करना है जी, हमने रिसर्च क्वेश्चंस को सेट करना है। वी हैव टू सेट आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्चर शुड मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लीडिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हमने क्या करना है कि जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, एक फॉर्मली जो है वो फॉर्मल स्टेटमेंट प्रॉब्लम की बताएगा। वो जो स्टेटमेंट होगी वो उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प आउट करेगी उसको। एन ऑब्जेक्टिव विल precisely say what should be researched, to delineate the type of information that should be collected, and provide a framework for the scope of the study। अब क्या करते हैं कि अगर हमने अपना डिफाइन कर लिया रिसर्च प्रॉब्लम, देन हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, तो एक जो रिसर्चर है उसने जब उसे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, उसने उस पर इन्वेस्टिगेशन की थ्रू द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, उसने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे दी कि ये मेरा प्रॉब्लम है, और वो जो स्टेटमेंट है वो उसको ऑब्जेक्टिव्स उसके सेट करने में उसको हेल्प आउट करेगी।
कि वो देखेगा कि ये पर्टिकुलर जो रिसर्च है या ये पर्टिकुलर स्टडी जो है, इससे वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वो हाइपोथेसिस है, एन अनप्रूवन स्टेटमेंट ऑफ proposition that can be refuted or supported by empirical data. अब हाइपोथेसिस क्या होता है जी स्टूडेंट्स? हाइपोथेसिस होती है सपोजिशन, आपने कोई चीज सपोज कर ली है, ठीक है जी, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, वो आपने सपोज किया और उसके बाद उस पे जो है आपने इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रूव करना है। आपने जैसे जिसे उर्दू में मफरूजा कहते हैं, कोई चीज फर्ज कर लेना, कोई मफरूजा तैयार कर लेना, कोई मफरूजा बना के आपने उस पे प्रॉपर जो है स्टडी स्टार्ट कर दी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, और उसको फिर आपने प्रूव किया कि जो बात मैंने स्टार्ट में की थी अब वो प्रूव हो चुकी है, ठीक है जी। तो आपकी थर्ड स्टेप था रिसर्च क्वेश्चंस को सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, और आपका हाइपोथेसिस जो है उसको सेट करना। एंड द नेक्स्ट स्टेप एंड द स्टेप नंबर 4 और स्टेज नंबर 4 इज चूजिंग द स्टडी डिजाइन, ठीक है जी। अब हमने स्टडी डिजाइन जो है, जो रिसर्च डिजाइन है, वो हमने सेट करना है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? दिस इज द फ्रेमवर्क फॉर फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस। It is a master plan specifying the methods and procedures for collecting, processing, and analyzing the collected data. There are four basic research designs that a researcher can use to conduct his or her study.